सो हेलो एंड वेलकम, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस जो बेसिकली इंडियन पॉलिटिक्स पे बेस्ड है, उसका हम चैप्टर सेकंड करने जा रहे हैं। और ऑफ कोर्स ये चैप्टर का नाम है एंड ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, वीडियो लेक्चर सीरीज का पहला पार्ट। मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर जो बच्चे पढ़ रहे थे ना, ये चैप्टर नहीं था। इस बार एनसीईआरटी ने जो नया सर्कुलर निकाला है, उस सर्कुलर के अंदर सेकंड चैप्टर आ रहा है। अगर आपके सर और मैम नहीं करा रहे हैं तो प्लीज़ जाके उनको बताइएगा कि एनसीईआरटी का ये सेकंड चैप्टर जो है इस बार ऐड किया गया है, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, जिसमें ये समझाने की कोशिश करी गई है कि किस तरीके से आज़ादी से लेके लास्ट 1980 तक बीच में कुछ सालों की, कुछ 19 महीनों की एक सरकार आई थी। उसके बाद कोई सरकार नहीं आई। सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट जो बनी रही, वो बनी रही पूरी तरीके से एक ही सरकार की, कांग्रेस की। तो आई डोंट थिंक दैट ये चैप्टर डिलीट करना चाहिए था सरकार को, बट इस बार इस चैप्टर को इसीलिए इन्होंने रखा हुआ है। तो आइए समझते हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर है क्या। तो अगर आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो लेक्चर सीरीज के साथ साथ आप इन सभी प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस पूरे चैप्टर के अंदर बेसिक हम क्या पढ़ेंगे, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। क्योंकि एक पार्टी इतने सालों से जीतती आ रही है, तो हमें लगता है कि क्या भारत के अंदर दूसरी पार्टियों को अगर जीतने का मौका नहीं मिला था कि एक ही पार्टी चलती रही, जीतती रही इतने सालों तक। पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक पार्टी के डोमिनेंस की बात हो रही है। तो इसीलिए इस पूरे भारत के अंदर फ्री और फेयर सिस्टम जो होना चाहिए, उसकी स्टैब्लिशमेंट किस तरीके से हुई, एक तो ये देखने की कोशिश करी जा रही है। एंड द डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी आफ्टर द इंडिपेंडेंट। इस पूरे चैप्टर में ये भी समझा जाएगा किस तरीके से आज़ादी के टाइम पीरियड पे पूरे भारत में एक ही पार्टी का डोमिनेंस, कांग्रेस का डोमिनेंस क्यों रहा, उसके भी कारण समझने की जरूरत है। एंड द इमरजेंस ऑफ ऑपोजिशन पार्टी एंड इट्स पॉलिटिक्स। और उसके बाद जिस टाइम पीरियड पे पहला इलेक्शन होता है, दूसरा इलेक्शन होता है, तीसरा इलेक्शन होता है, तो धीरे धीरे सरकारें, ऑपोजिशन गवर्नमेंट जो है वो आना चालू हो जाती है सेंट्रल लेवल पे। आज 2024 के हिसाब से मैं अगर बताऊं तो सेंट्रल लेवल पे ही कम से कम 12-15 पार्टियां हैं जो ऑपोजिशन पे। आपने कुछ सिलेक्टेड पार्टियों का नाम सुना होगा जो अभी रूलिंग पार्टी है, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, सीआईपी, उसके बाद सीपीआईएम, जनता यूनाइटेड दल। 9th क्लास में ना पूरा एक चार्ट है, उस पूरे चार्ट में बताया गया है कि स्टेट लेवल की गवर्नमेंट कौन सी है, सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट कौन सी है, और सेंट्रल लेवल में जो पार्टी रूलिंग कर रही है वो गवर्नमेंट कौन सी है, ऑपोजिशन गवर्नमेंट कौन सी है। एवरीथिंग वी विल डिस्कस। और ये सब ना हमने 9th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत समझा हुआ है कि कोई सरकार रीजनल लेवल पे बनती है तो कैसे बनती है, सेंट्रल लेवल में बनती है तो कैसे बनती है। लेकिन हाल फिलहाल क्योंकि आप 12th क्लास में हैं, तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि किस तरीके से जो ऑपोजिशन सरकारें थी वो बनी, और ऑपोजिशन सरकार की क्या विचारधाराएं थी। देखो, हर पार्टी की एक अपनी आइडियोलॉजी होती है और जिस वो आइडियोलॉजी से चलती है। अच्छा, एक और चीज़ बताना चाहूँगा, इस चैप्टर में नया टॉपिक भी ऐड हुआ है। तो जो नया टॉपिक ऐड हुआ है वो जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं फिर उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा जो आपको चैप्टर के एंडिंग में मिल जाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। मोस्ट ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री ओब्ड नो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अधिकांश नए स्वतंत्र देशों ने गैर लोकतांत्रिक सरकार का विकल्प चुना। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं अगर बात करूं तो शुरुआती समय में जब नेपाल था, नेपाल के अंदर राजा का शासन कई सालों से चल रहा था। 2006 के अंदर प्रॉपर तरीके से वहाँ पे गवर्नमेंट नहीं आई, सोचिए। तो फाइनली अभी वहाँ पे केपी शर्मा ओली जो है वो पीएम बने हुए हैं। लेकिन डेमोक्रेटेड व्यवस्था को अपनाना वो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ पे हमने ऐसे ही करा था कि मोस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कंट्री, जितनी भी 1950 के बाद कंट्री आज़ाद होनी चालू हो गई, तो उन्होंने अपने आप को एकदम से लोकतांत्रिक नहीं बनाया। उन्होंने कहा हम गैर लोकतांत्रिक रहेंगे। राष्ट्रीय एकता उनकी प्राथमिकता थी। ऑफ कोर्स हम हमेशा चाहते हैं कि राष्ट्रीय एकता तो इम्पोर्टेंस रहे। अगर किसी भी देश को हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो यूनिटी की तो बात वहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि चाहे किसी भी कास्ट, किसी भी कैटेगरी, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय के अगर लोग होते हैं तो वहाँ यूनिटी की बात तो होनी चाहिए। तो इन इंडियन इंडिपेंडेंट इंडिया सेलेक्ट थ्री डिफिकल्ट पाथ। जिस समय भारत के अंदर लोकतंत्र लाना था, जैसे हमने 1947 में हम लोगों ने आज़ादी ले ली। एवरीवन नोज दैट 1947 में हम लोगों को मिल गई थी आज़ादी। तो आज़ादी के लिए हम लोगों ने तो कुछ नहीं करा। हमने तो भाई देखिए, अंग्रेजों ने पूरी तरीके से 1947 15 अगस्त 1947 में हमको दे दी आज़ादी।
अब आज़ादी के बाद पूरा जो हमने संविधान बनाया 1950 तक, जो हमने 26 जनवरी 1950 में लागू करा, तो इतने बीच का जो हमने सफ़र तय करा ना, वो सफ़र था पूरी तरीके से संविधान को बनाने का। और संविधान को बनाने के लिए भी ऑल नो दैट 2 साल 11 महीने 18 दिन हमें लगे। जिस संविधान को बनाया किसने? जिस संविधान को बनाया डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, है ना। ये सब हमें पता है पहले से। B.R. अम्बेडकर जी ने संविधान को बनाया और हमने जर्नी काफ़ी तय करी और फिर फाइनली अपने देश को हम एक लोकतांत्रिक देश बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हम लोगों ने देश आज़ाद करा तो हमने 1952 के अंदर कंप्लीट इलेक्शन करवा दिए। लोकतांत्रिक देश का मतलब होता है एक ऐसा देश जिसमें किसी भी नेता को उनकी जनता के द्वारा चुना जाता हो, उसे लोकतांत्रिक कंट्री कहते हैं, लोकतांत्रिक देश बोलते हैं। तो इस हिसाब से हमारे भारत के अंदर 3 दिक्कतें आई। फ्रीडम स्ट्रगल वॉज डीपली कमिटेड टू द आइडिया ऑफ द डेमोक्रेसी। तो जो यहाँ पर जो हमारे स्वतंत्रता संग्रामी लोग थे, जो भारत को आज़ाद करा रहे थे, उनके लिए ये था कि यार देश के अंदर कुछ भी हो जाए, लोकतंत्र तो लाना है। क्योंकि जब अंग्रेजी सरकार थी, जब भी लोगों को रूल्स नहीं थे, मतलब गोरे कालों के बीच में भेदभाव होता था, मुगल्स थे तो राजा का शासन चलता था। जब हमारा देश होगा तो हमें लोकतांत्रिक कंट्री तो बनानी ही पड़ेगी। डेमोक्रेसी इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, इट वॉज अ वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। यह समस्याओं का हल करने का एक तरीका था, क्योंकि हमारे देश में इतने सारे वैरायटी ऑफ पीपल रहते हैं। तो डेमोक्रेसी ही एकमात्र ऐसा तरीका है जिसकी वजह से हम इसको एक अच्छे तरीके से देश को इम्प्लीमेंट करके, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके, फिर हम डेमोक्रेसी का इस्तेमाल करके जनता को अपॉइंट कराएंगे, जनता के थ्रू लोगों को अपॉइंट कराएंगे, और जिससे सभी लोगों को क्या कहते हैं, एक तरीके का मैं कह सकता हूँ रोल निभाने का मौका मिलेगा, जो कई साल पहले नहीं था। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने भारत के अंदर 1950 में, मार्च 1950 में, जैसा ही 26 जनवरी 1950 में हमारा देश अपना संविधान को लागू कर देता है, तो उसी के बाद ही हमने क्या करा, 26 जनवरी 1950 में हमने अपना संविधान बना दिया। तो हमने क्या करा, हमने मार्च 1950 में हमने इलेक्शन कमीशन बनाया। इलेक्शन कमीशन, इस इलेक्शन कमीशन का काम होगा, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो राष्ट्रपति के द्वारा भी अपॉइंटेड होती है। इनका मेन काम होगा कि पूरे देश के अंदर जो संविधान के अकॉर्डिंग या रूल्स के अकॉर्डिंग इलेक्शन हो रहे कि नहीं हो रहे, ये तय करने का काम इनका था। तो हमने क्या करा, हमने पहले चीफ कमिश्नर सुकुमार सेन को अपॉइंट करा। और याद रखना, फर्स्ट इलेक्शन कमीशन ऑफिसर सुकुमार सेन, इनके लिए भारत जैसे देश में इलेक्शन कराना एक जुए जैसा था। तो एक एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से, क्या बताइए कि भारत का पहला फ्रीडम जो क्या कहते हैं इलेक्शन हुआ, वो एक जुए की तरह क्यों था? ये क्वेश्चन भी आया, आप यकीन मानेंगे। तो ये क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा गया है, तो मुझे लगा कि क्वेश्चन भी आपको समझना जरूरी है। 1 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि सुकुमार सेन कौन है। ऑफ कोर्स ही इज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन ऑफिसर। और मार्च 1950 के अंदर क्या कहते हैं पहला इलेक्शन कमीशन बनाया गया, जो अभी तक चल रहा है। दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे मेन बात ये थी कि सभी को मौका मिलना चाहिए। इस इलेक्शन कमीशन का मेन काम होता है, देखो आपने 11th क्लास में पहले से ही पढ़ा होगा, इलेक्शन कमीशन का मेन काम होता है इलेक्शन कराना। अब इलेक्शन से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती है वो इलेक्शन कमीशन को देखनी पड़ती है। देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन जब ही हो पाएगा जब सभी की जिम्मेदारी सही तरीके से देखी जा सकती है। तो यहाँ पर पहला जनरल इलेक्शन होता है। यहाँ पे कार्टूनिस्ट इम्प्रेशन ऑन द इलेक्शन कमिटी फॉर्म्ड अ कांग्रेस टू चूज अ पार्टी candidate in 1952. On the committee beside Nehru, Morarji Desai, Rafi Ahmed Kidwai, Dr. B.C. Roy, Kamraj Nadar, Rajagopalacharya, Jagjeevan Ram, Maulana Azad, D.P. Mishra and P.D. Tandon and गोविंद बल्लभ पंत, ये सबसे ऊपर दिखाए गए हैं। और ये सारे के सारे लोग कह रहे हैं कि हमें अपनी पार्टी में ले लो, हमें अपनी पार्टी में ले लो। ये जब मैं कार्टून वाली सीरीज कराऊंगा आपको तो फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन बस आपको इतना क्या समझना है, आपने बस ये समझना है कि पहला जनरल इलेक्शन जैसे ही कंप्लीट होता है तो अक्टूबर 1951 से लेके कब तक कंप्लीट होता है भाई, मैं आपको बता दूं, मार्च 1950 में बना और अक्टूबर 1951 से लेके फैब 1952 तक ये इलेक्शन चलते हैं। और फाइनल इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आता है वो ये आता है कि कांग्रेस सरकार जो है वो पावर में आ जाती है।
अब जैसे ही कांग्रेस सरकार पावर में आती है तो ऑफकोर्स पीएम जो है नेहरू जी बनेंगे, और उसके बाद नेहरू जी के बाद उनकी कैबिनेट में कौन कौन आएगा ये उससे रिलेटेड कार्टून दिखाया गया। अब पहला जनरल इलेक्शन जब होता है तो ऑफकोर्स इलेक्शन कमीशन के कुछ काम होते हैं। क्लास 12 के अंदर इसे बहुत बेसिक रखा गया है, लेकिन क्लास 11 की अगर आप लोगों ने मेरे से सीरीज पढ़ी हुई है तो क्लास 11 तो मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है, बहुत डिटेल में गया हूँ मैं, जिसमें बताया कि इलेक्शन कमीशन का काम क्या क्या होता है, वो किस तरीके से पॉलिटिक्स खेलता है वो बताया गया। तो यहाँ पे सेम ऐसे ही उन्होंने क्या करा, फर्स्ट जब इलेक्शन हुआ तो उनका मेन काम था सबसे पहले तो सीमाएं तय करना कि केरला में होगा, उत्तर प्रदेश में होगा, बिहार में होगा, या हिमाचल में होगा, या वेस्ट बंगाल में होगा, ये तय करने का काम इनका था। और हर जगह पे इलेक्शन रूल, मतदाता सूची तैयार करने का काम इनका था। एंड देन उसके बाद जो भी ऑफिसर होंगे, ट्रेन ऑफिसर्स बनाना, पोलिंग ऑफिसर्स को तय करना, एजेंट की नियुक्तियां करना, धांधलेबाजी ना हो, जाली वोट ना बने, लोग धर्म के नाम पर वोट ना खरीदे, लोग पैसे देकर वोट ना खरीदे। एवरी सिचुएशन इज कॉम्प्लिकेटेड, बट इलेक्शन कमीशन के द्वारा इन सबको हैंडल करवाने की कोशिश करेंगे। अब पहला जनरल इलेक्शन का सबसे बड़ा फीचर ये था कि सारे लोग बड़े ही कोऑपरेटिव थे, पहला पहला है ना, इसीलिए पहला पहला प्यार ऐसा ही होता है। तो गुड पार्टिसिपेशन, महिलाओं की अच्छी भागीदारी देखी गई, बुजुर्गों की अच्छी भागीदारी देखी गई, और उसके बाद ये इलेक्शन स्वतंत्रता और फ्री एंड फेयर था। वैसे तो एनसीईआरटी बताती है, ये पुरानी बातें में भी मुझे नहीं लगता, जब आज के इंसान, आज के टाइम पीरियड में भी इंसान इतना शरीफ नहीं है तो पुराने ज़माने में भी नहीं होगा, जो बस दिखाने की यहाँ पे कोशिश करी गई है। तो पहला इलेक्शन जब हुआ, आप देख सकते हो 1951 के अंदर पहला इलेक्शन, और सीटें लगभग आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल सीटें थी 489, टोटल सीटें 489 सीटें थी। और यहाँ पे इलेक्शन का रिजल्ट सामने निकल के आता है। कांग्रेस का सिंबल आप देख सकते हो, 2 बैल यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे कांग्रेस जो था 364 सीटें लाता है। सीपीआई पहली सरकार बनती है जो 16 सीटें लाती है ऑपोजिशन में, और अदर्स जो थी वो 125 सीटें लाती है। इस हिसाब से ये संपूर्ण मेजॉरिटी, फुल मेजॉरिटी के साथ ये इलेक्शन जीत जाते हैं। तो एनसीईआरटी यही पूछती है, आप बताइए कि अगर कांग्रेस पहले 3 चुनाव में जीती, जैसे पहले इलेक्शन के अंदर कांग्रेस को मिली कितनी सीटें, मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहले इलेक्शन में ये जिस पेपर के अंदर पूछा हुआ है, फर्स्ट इलेक्शन, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, ठीक है। तो पहले 3 इलेक्शन में, पहले इलेक्शन में 364 सीटें, 364 कितने में से है वो 489 आई थिंक, टोटल सीटें दिखाया गया है 489, 489 में से 364 सीटें इनको मिली। सेकंड सीट किसको मिली, इनको मिली 371, कितने में से 494 से 371, बढ़ गई इससे भी ज़्यादा। और तीसरा है उनका इलेक्शन 361, और वो है 494 से, और थोड़ी बार अगली बारी गिर गई। लेकिन आप ये देखने की कोशिश करो कि पहले 3 इलेक्शन के अंदर भी आज की डेट में सरकार को इतनी सीट लाना इम्पॉसिबल है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन उस टाइम पीरियड पे कांग्रेस सरकार इतनी सीटें लेके आ रही थी। तो ये एनसीईआरटी हमसे क्वेश्चन हमेशा पूछती है, कांग्रेस डोमिनेंट इन द फर्स्ट 3 इलेक्शन व्हाई। आप बताइए कि भारत के अंदर ये पीला पीला प्लेस आपको दिखाई दे रहा है केरला को छोड़ के, तो आप बताइए कि यहाँ पर इतने टाइम पीरियड पे, यहाँ पे ये एक तो ये वाला प्लेस और एक तो ये वाला प्लेस, ये वाला प्लेस, इन प्लेसेस को अगर हम देखें तो इसके अलावा पूरे भारत के अंदर आप देखेंगे कांग्रेस ही कांग्रेस छाई हुई है। तो ऐसा क्यों है, तो रीजन बिहाइंड द कांग्रेस विक्ट्री नंबर 1, देखिए कांग्रेस के जितने बड़े बड़े नेता थे उनको एक विरासत मिली, गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे जब भारत के अंदर अंग्रेजी सरकार थी। तो इसीलिए नेशनल जो मूवमेंट हुए थे उसमें उनकी भागीदारी ज़्यादा थी, लोग उनको ज़्यादा जानते थे। उसके बाद ये पहले से ही एक स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन थी, क्योंकि 1885 में कांग्रेस एक कमेटी बन रखी थी। हालांकि इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो मोस्ट ऑफ डेलीगेट्स थे, मतलब ज़्यादातर क्रांतिकारी थे जो भी, वो कांग्रेस के अंदर आके सीट की टिकट लेने लग गए, एमपी एमएलए बनने लग गए। तो ऑफकोर्स भाई वो तो फिर जीतेंगे जीतेंगे। तीसरा सबसे बड़ा कारण, कांग्रेस के सारे कैंडिडेट पूरे के पूरे भारत के अंदर फैले हुए थे, तो पार्टी को टिकट बांटने की टेंशन नहीं थी। चौथा सबसे बड़ा कारण, नेहरू जी एक चेहरा था लोगों के लिए, जिसकी वजह से सभी लोग नेहरू के नाम पे वोट डाल रहे थे। जैसे आज की डेट में बीजेपी में मोदी जी का पर्चा दिखा के, मोदी जी का चेहरा दिखा के कोई भी एमपी, कोई भी एमएलए टिकट जीत जाता है, तो सेम उस समय नेहरू जी के साथ हो रखा था। तो और चौथा पॉइंट ये है कि नॉन कांग्रेसन पार्टी वर नॉट यूनाइटेड,
दूसरी अपोजिशन पार्टियां जो कांग्रेस की पार्टी के खिलाफ थी वो आपस में यूनाइट नहीं थी। जैसा आज की डेट में यूपी के अंदर महागठबंधन हर साल होता है बीजेपी को खत्म करने के लिए, तो उनको पता है कि बीजेपी को अकेला नहीं हराया जा सकता। जैसे नाना पाटेकर का डायलॉग है ना कि अकेले लकड़ी को तोड़ना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब वो लकड़ियाँ आपस में मिल जाती है तो वो बहुत मुश्किल से टूटती है, कलम वाली बाई कहती है। क्रांतिवीर का डायलॉग बड़ा फेमस है। तो सेम ये एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि कांग्रेस को अकेली पार्टी कोई नहीं हरा सकती थी, सभी मिलके अगर कोई षड्यंत्र रचते तो हरा देती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, उस समय ऐसा ही प्रॉब्लम थी। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। ये लेक्चर सीरीज का पहला पार्ट था। आई होप आपको थोड़ा बेसिक समझ में आया होगा। अभी हमने सिर्फ बेसिक बातें करी है कि भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्या होता है और उसके बाद नेहरू जी इतने सारे वोटों को क्यों जीत पाए इतने सालों तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज इट इन दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।